अस्सलामुअलैकुम। मैं सैयद अतीक हाशमी और आप देख रहे हैं ई तालीम चैनल। डियर स्टूडेंट्स, अगर अब तक आपने इसी तालीम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हम सीख रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी मुरब्बई मसावाती। पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 2.6 का फर्स्ट पार्ट देखे जिसमें हमने 5 क्वेश्चन किए थे। आज इस वीडियो में हम आगे की क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सीख रहे हैं यानी इतलाकी सवालात, जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है मिस्टर कासिम रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्थन पॉट्स। यानी एक मोहतरम कासिम साहब है जो मिट्टी के बर्तन बनाने के उनकी घरेलू सनत है, उसके मालिक है। आगे कुछ इस तरह से है, ही मेक्स सर्टेन नंबर्स ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस। वो हर रोज मखसूस तादाद में बर्तन तैयार करते हैं। अब देखिए यहां पर हमें नहीं पता वो कितने बर्तन तैयार करते हैं, मखसूस तादाद दी हुई है। जो हमें नहीं पता है हम वही सपोज करेंगे। तो हम यहां पे आंसर शुरू करते हैं। सपोज मिस्टर कासिम मेक्स एक्सपोर्ट एवरी डे। उर्दू में फर्ज कीजिए कि मोहतरम कासिम हर दिन एक्स बर्तन बनाते हैं। आगे सवाल समझते हैं। आगे कुछ इस तरह से दिया हुआ है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट is 40 rupees more than 10 times total number of pots। उर्दू में हर बर्तन के बनाने की लागत, यहां हम लिखेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट। हर बर्तन के बनाने की लागत यानी खर्च। सवाल के हिसाब से हम जाएंगे। क्या बोल रहा है वो, कितना होता है? वो बोल रहा है कि जो जितने वो रोजाना बर्तन बनाते हैं, कितने बनाते हैं? एक्स बर्तन बनाते हैं। उसका कितना? 10 टाइम्स यानी 10 गुना। तो एक्स का 10 गुना मतलब इसको हम 10 लिख देंगे, 10 ज़र्ब करेंगे 10x हो गया। से कितना ज्यादा है? जमा 40 रुपए ज्यादा है यानी कि 40 रुपीज लिखेंगे। इस तरह से लिखेंगे। देखिए और एक बार मैं सवाल पढ़कर आपको सुनाता हूं उर्दू में। हर बर्तन के बनाने की लागत किसके बराबर है? बनाए गए बर्तन, तो कितने बना रहा है हर रोज? एक्स बर्तन बना रहा है। बनाए गए बर्तन की तादाद के 10 गुना, 10 मतलब उसको हम 10 से ज़र्ब करेंगे, से कितना ज्यादा है? 40 रुपये ज्यादा है, 40 रुपीज ज्यादा है। यह है हर बर्तन के बनाने की लागत। आगे सवाल है, अगर एक दिन के बर्तन बनाने की लागत 600 रुपये हो, यानी कि वो कुछ इस तरह से यहां दिया हुआ है, इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज 600 रुपीज, यानी कि दिन भर में जितने पॉट्स बना रहा है अगर वो 600 रुपये उसकी कीमत होती है, तो आपको क्या पता करना है? फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट एंड नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे। तो आपको पता करना है कि एक दिन में कितने पॉट बन रहे हैं और अकॉर्डिंग टू कंडीशन, शर्त के मुताबिक। कौन सी शर्त है? क्या दिया हुआ है? वो क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ पॉट्स मेड इन वन डे इनटू कॉस्ट ऑफ ईच पॉट। देखो जितने बर्तन वो बना रहा है और उसकी जो कॉस्ट है, यानी दिन भर में जितने बर्तन बन रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी है? टोटल 600 रुपीज है। उर्दू में लिखते हैं हम यहां पर, हर दिन बनाए गए बर्तन की तादाद ज़र्ब, यहां पर हर बर्तन
के बनाने की लागत, एक दिन में जितना खर्च आता है कितना आता है, वो 600 रुपीज आता है। देखिए हर दिन बनाने के बर्तन की तादाद कितनी हमने सपोज की हुई है, वो है x, उसके बाद ज़र्ब, और हर बर्तन के बनाने की लागत कितनी है, वो है 10x जमा 40। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं खौस में 10x जमा 40 मसावी है, टोटल कितना खर्च आ रहा है 600 रुपये। हो गया, हमारे लिए बहुत आसान हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके जरिए इक्वेशन बनाएंगे। x को अगर ज़र्ब करेंगे 10x से तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 40 को x से ज़र्ब करेंगे तो ये हो जाएगा 40x मसावी है 600। अब क्या करेंगे, 600 को इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 40x, और ये 600 इधर आकर हो जाएगा -600 इज इक्वल टू 0। अगर इस पूरी इक्वेशन को अगर आप देखें तो ये 10 से तकसीम होती है, तो यहां लिखेंगे हम 10 से तकसीम करने पर, 10 से तकसीम करेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी हमारे पास, तो हमको इक्वेशन मिल जाएंगी x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि अज़ा ज़रबी का तरीका इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक है, इस एक को हम इस 60 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हमारे पास -60 ही होगा। अब हमको ऐसे दो फैक्टर ढूंढना है, जुज़ ढूंढना है जिसका ज़र्ब करने पर -60 आए और जमा या मनफी करने पर जमा के 4 आए। तो आसान है, यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं 10 छके 60 यानी 10 6 60 होता है, 10 में से 6 गए तो 4 बचता है, लेकिन हमें यहाँ पर मनफी के 60 चाहिए और यहाँ पर जमा के 4 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, छोटे अदद को मनफी की अलामत लगाएंगे तो 10 छके 60 हो जाएगा और 10 में से 6 गए तो यहाँ पर जमा के 4 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस 4 को यहाँ से हटाकर इसको ये रखेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर दो पेयर मिल गए, इसमें से हम मुश्तरिक निकालेंगे तो यहाँ से क्या मुश्तरिक निकलेगा, कॉमन निकलेगा। यहाँ x है, यहाँ x है, तो x यहाँ पर हम कॉमन निकालेंगे, यहाँ से x कॉमन निकला तो बचा सिर्फ x, जमा x चला गया यानी x यहाँ से मुश्तरिक निकाल दिया तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 10 बचा हुआ है तो 10 यहाँ लिख देंगे, यहाँ मनफी। अब देखिए यहाँ x है, यहाँ x नहीं है तो x कॉमन नहीं निकलेगा। यहाँ 6 है और 6 के पाड़े में 60 आता है तो यहाँ 6 निकालेंगे हम, उसके बाद ये x, ये मनफी मनफी जमा होता है, 6 दाएं 60 मसावी 0। अब देखिए दोनों एक जैसे हो गए तो अब हम इसको एक बार लिखेंगे, कॉमन लेंगे तो ये x जमा 10 और जो बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है देखो x मनफी 6, x मनफी 6 मसावी 0। अब हमको पता है दोनों में से किसी एक के मसावी 0 है तो हम क्या लिखते हैं इसको, हम इसको इस तरह से लिखते हैं x जमा 10 मसावी 0 या x मनफी 6 मसावी 0। x मसावी 10 को उधर भेजेंगे तो ये मनफी 10 हो जाएगा या x मसावी जमा के 6। अब देखिए यहां पर हमने जो x क्या सपोज किया था, हमने x सपोज किया था कि हर दिन जो पॉट बनाता है यानी बर्तन बनाता है वो x है। तो अब हमारे पास जवाब मिल गया कि हर दिन वो कितने पॉट बनाता है, x पॉट बनाता है। लेकिन हमको इसके साथ ये भी पता करना है कि हर बर्तन के बनाने की लागत कितनी है। तो हमने क्या सपोज किए थे, हम यहां लिखेंगे हर बर्तन बनाने की लागत, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, क्या था वो था 10x प्लस 40। अब देखिए 10x कितना है हमारे पास, 6 आया तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, जमा 40, उसके बाद 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 6 60 प्लस 40 और इज इक्वल टू ये आ जाएगा 100। इसका मतलब सिंपल है, यहां पर जवाब आ गया है आपका कि हर दिन वो 6 बर्तन बनाता है, 6 पॉट बनाता है और हर बर्तन बनाने की जो लागत है वो 100 रुपये आती है। इस तरह से आपको नीचे एक लाइन लिखना है और ये आंसर यहां पर खत्म होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं जो कि कुछ इस तरह से गिवन है। प्रतीक टेक्स 8 आवर्स टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। यानी कि एक कश्ती को दरिया के बहाव के सिम 36 किलोमीटर जाकर वापस आने के लिए
एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए 8 घंटे लगते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक दरिया है, उसमें ये आप कश्ती आप देख रहे हो, और ये कश्ती हम सपोज करेंगे कि ये दरिया की बहाव की सिमत है, जिसे हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं। डाउन स्ट्रीम किसे कहते हैं? दरिया के बहाव की सिमत को डाउन स्ट्रीम कहते हैं। तो ये यहां से लेकर यहां और यहां से लेकर यहां तक आने के लिए, जो कि 36 किलोमीटर का फासला है, ये पूरा कितना है? 36 किलोमीटर का फासला है। तो हम यहाँ पे इस जगह का नाम भी रखते हैं, इसको एम नाम देंगे, इसको एन नाम देंगे। तो ये कश्ती एम से लेकर एन और एन से लेकर एम तक आने के लिए जो 36 किलोमीटर का फासला है उसे 8 घंटे लगते हैं। आगे सवाल पढ़ते हैं। सवाल कुछ इस तरह से है, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर। यानी कि अगर पानी ये रुका हुआ है, साकिन पानी है, रुका हुआ है, तब ये जो बोट है यानी कि जो कश्ती है इसकी रफ्तार 12 किलोमीटर पर आवर है। यानी कि 12 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से कश्ती चलती है। कब? जब ये पानी रुका हुआ है। आगे सवाल दिया हुआ है, फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट। आपको क्या पता करना है कि ये जो अगर ये दरिया बह रही है तो इसके बहने की जो रफ्तार है वो कितनी है। हमें तो नहीं पता है कितनी है, तो हम क्या सपोज करने वाले हैं? वो हम x सपोज करने वाले, x किलोमीटर पर आवर। कौन सी? दरिया के बहाव की सिमत। यहां पे हम लिखते हैं फर्ज की लाइन, फर्ज कीजिए कि बहाव की रफ्तार x किलोमीटर फी घंटा है। इंग्लिश में, सपोज स्पीड ऑफ वाटर करंट इज x किलोमीटर पर आवर। उसके बाद हम बात करते हैं साकिन पानी के अंदर। अब रुका हुआ पानी है, रुका हुए पानी के लिए हम यहां लिखेंगे साकिन पानी में कश्ती की रफ्तार। अब देखिए साकिन पानी है, रुका हुआ पानी है, तो हम उसको क्या सपोज करेंगे? जाहिर सी बात है साकिन पानी के अंदर जो कश्ती की रफ्तार है सपोज करने की यहां जरूरत नहीं, क्योंकि आपको किताब में सवाल के अंदर गिवन है कि वो 12 किलोमीटर है पर आवर, यानी 12 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से वो चलता है। तो 12 किलोमीटर फी घंटा। इंग्लिश में इसको हम इस तरह से लिखेंगे, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यहां पर दो चीजें हैं। जब कश्ती बहाव के सिमत में जाती है तो उसको हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं, और जब बहाव के मुखालिफ सिमत में आती है जिसे हम अप स्ट्रीम कहते हैं। तो ये एम से लेकर एन हम सपोज करेंगे डाउन स्ट्रीम है। तो हम यहां पर लिखेंगे उर्दू में, दरिया के बहाव की सिमत, दरिया के बहाव की सिमत कश्ती की रफ्तार क्या होगी? तो बहुत आसानी से हम समझेंगे। देखिए यहां पर पहले तो यहां पर ये जो डाउन स्ट्रीम है यानी कि दरिया के बहाव की सिमत हमें नहीं पता थी, हमने x किलोमीटर पर आवर सपोज की। उसी के साथ साथ ये नाव यानी जो कश्ती है, ये कश्ती की रफ्तार हमको पता है 12 किलोमीटर पर आवर है। तो अब मुझे बताइए कि जब वो डाउन स्ट्रीम में जा रही होगी, यानी जो कश्ती है डाउन स्ट्रीम के साथ अगर सफर कर रही होगी, तो उसकी रफ्तार क्या सपोज करेंगे हम? तो जाहिर सी बात है 12 किलोमीटर पर आवर, तो ये तो कश्ती की रफ्तार है, और साथ ही साथ जो दरिया के बहाव की सिमत है उसको साथ मिला लेंगे। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, दरिया के बहाव की सिमत क्या होगी? कि सिमत कश्ती की रफ्तार वो हो जाएगी, देखिए 12, और साथ ही साथ ये x को मिलाना है क्योंकि वो कश्ती जो है बहाव के सिमत सफर कर रही है। तो हम ऐसा कह सकते हैं ये वाला 12 किलोमीटर फी घंटा। उसके बाद उसको हम इंग्लिश में इस तरह से लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम 12 + x किलोमीटर पर आवर। अब अपस्ट्रीम के बारे में लिखते हैं, जब कश्ती दरिया के बहाव के मुखालिफ सिमत में आ रही हो तो क्या होगा? जाहिर सी बात है जब वो दरिया के सिमत अगर जा रही हो तब उसमें हम x ऐड करेंगे, और जब मुखालिफ सिमत में कश्ती आ रही हो तो जाहिर सी बात है दरिया की सिमत तो इधर है, और कश्ती जब इधर आएगी तो वो उसको क्या करेगी? अपोज करेगी। इसलिए हम यहां पर इस तरह से लिखेंगे, दरिया के बहाव के मुखालिफ सिमत
कश्ती की रफ्तार 12, क्योंकि ये तो कश्ती की रफ्तार है, इसमें से -x कर लेंगे क्योंकि वो मुखालिफ सिमत में आ रही है, इसलिए 12 - x किलोमीटर फी घंटा। इसे इंग्लिश में कुछ इस तरह से लिखेंगे, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम 12 - x किलोमीटर पर आवर। ये तो हुआ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमने ये समझा है कि जब कश्ती डाउनस्ट्रीम में जाएगी तब उसकी रफ्तार क्या होगी, अपस्ट्रीम में आएगी तब उसकी रफ्तार क्या होगी, यानी कि बहाव की सिमत में और बहाव के मुखालिफ सिमत में। अब देखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, याद रखना आपको एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होता है। आपको हमने फिजिक्स में, साइंस के अंदर पढ़ा है स्पीड का फॉर्मूला, यानी रफ्तार का फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या है, तो हम यहां लिखते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। उर्दू में इसे लिखते हैं रफ्तार मसावी है फासला बटे वक्त। इसका इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, हम टाइम मालूम करेंगे, वक्त मालूम करेंगे, क्योंकि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के अंदर वो 36 किलोमीटर का जो फासला तय कर रहा है उसे 8 घंटे लग रहे हैं। तो हम सवाल के ऊपर आ जाएंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन आ जाएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं और हम टाइम मालूम करते हैं। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जब कश्ती M से लेकर N की तरफ जा रही है तब उसे टाइम कितना लगता है। यहां पे एक हम स्टेटमेंट लिखेंगे, टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम M to N, यानी कि M to N क्या है हमारा, ये डाउन स्ट्रीम है। उर्दू में लिखेंगे M से N तक सफर करने के लिए दरकार वक्त, और वो हम यहां उसको उस तरह से लिख सकते हैं कि वो बहाव की सिमत है, डाउनस्ट्रीम यानी कि बहाव की सिमत। अब देखिए यहां पर M से लेकर N की बात हो रही है, तो हम ये जो ज़ाब्ता हमने देखे थे स्पीड का, उस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहां पर सिंपल है, हमने देखे डाउनस्ट्रीम में रफ्तार क्या है, डाउनस्ट्रीम के हमने जो फर्ज किए थे ये है डाउनस्ट्रीम, यानी कि कश्ती के बहाव की सिमत 12 - x। तो यहां लिखेंगे हम 12 - x मसावी। उसके बाद फासला कितना तय हो रहा है, वो हो रहा है 36 किलोमीटर अपॉन, और टाइम हमें पता है क्या, हमें टाइम नहीं पता है। जब वो M से लेकर N तक आ रहा है तो हमें वो टाइम नहीं पता, तो हम सपोज करेंगे वो T1 है। T1 को इधर भेजेंगे, 12 - x को इधर लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा T1 मसावी है 36/12 - x। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, हम इसको देंगे, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं हम, जब वो N से लेकर M की तरफ आएगा तब टाइम कितना लगेगा। तो यहां हम लिखेंगे टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम N to M, दैट इज इसे हम अपस्ट्रीम कहते हैं। उर्दू में लिखेंगे N से M तक सफर करने के लिए दरकार वक्त बहाव की ये मुखालिफ सिमत है। सिंपल वैसे ही इस्तेमाल करेंगे, सेम फॉर्मूला हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। देखिए अब मुखालिफ सिमत की बात करें तो यहाँ पे 12 - x है, तो हम यहाँ 12 - x लिखेंगे। 12 - x क्या है, ये स्पीड है हमने फर्ज की हुई। उसके बाद सफर कितना है, वो 36 किलोमीटर का फासला है, डिवाइड बाय, अब देखो वक्त कितना लगेगा उसको वहां वापस जाने के लिए हमें नहीं पता, तो हम यहाँ क्या करेंगे T2 लिखेंगे, T2 सपोज करेंगे, फिर T2 को इधर भेजेंगे, 12 - x को इधर लेकर आएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T2 मसावी ये 36 एज इट इज अपॉन ये 12 - x यहां पर आ जाएगा। इसे देंगे इक्वेशन नंबर 2।
अब देखिए हमारे पास डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम के अंदर जो टाइम लगने वाला है वो हमारे पास आ चुका है 36/12 जमा एक्स और 36/12 मनफी एक्स। अब लिखते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यानी जो शर्त दी हुई है उसके मुताबिक, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, शर्त के मुताबिक। क्या शर्त है कि वो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम जब उस सफर तय करता है, यानी कि T1 जमा T2, यानी पहले वो डाउनस्ट्रीम फिर अपस्ट्रीम, ये दोनों का जो सफर है उसका वो कितना है, उसको कितना टाइम लगता है, उसको 8 घंटे लगते हैं। ये पूरे 8 घंटे का वक्त लगता है। तो T1 क्या है हमारे पास, T1 हम यहां लिख सकते हैं 36/12 जमा एक्स, उसके बाद यहां जमा की अलामत। T2 क्या है हमारे पास 36/12 मनफी एक्स मसावी 8। अब इससे हमको इक्वेशन मिलने वाली है और इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम इसका जवाब ढूंढने वाले हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब इसको हल करने के लिए देखिए इसके जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है, यानी कि नसब नुमा अलग अलग है। तो हम क्या करते हैं, तिरछा ज़ब्त करते हैं। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे भी 36 है और यहाँ पर भी 36 है, तो हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, मुश्तरक निकालेंगे। तो जब हम इसे कॉमन निकालेंगे तो ये 36 साइड में आ जाएगा। उसके बाद हम ब्रैकेट में लिखेंगे, देखो यहाँ से 36 मुश्तरक निकल गया तो यहाँ बचा 1/12 जमा एक्स जमा 1/12 मनफी एक्स मसावी है 8। अब यहाँ पर हम इसे तिरछा ज़र्ब कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 36 और इंटू ब्रैकेट 12 मनफी एक्स यहाँ पर आ जाएगा, 12 मनफी एक्स जमा की अलामत, और ये 12 जमा एक्स 1 से ज़र्ब होगा तो ये 12 जमा एक्स। तिरछा ज़र्ब कर रहे हैं, जिस तरह से हम कसरों की जमा करते हैं जब उनके डिनोमिनेटर यानी नसब नुमा अलग अलग हो तो हम तिरछा ज़र्ब करते हैं, बटे फिर ये दोनों का हम क्या करते हैं, ज़र्ब करते हैं। देखो सिंपल है, यहाँ पर ये 12 जमा एक्स और 12 मनफी एक्स, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है ए जमा बी और ए मनफी बी क्या होता है, ए की दूसरी मनफी बी की दूसरी होता है। तो हम 12 को ए सपोज करेंगे, एक्स को बी सपोज करेंगे। तो जब ए की दूसरी मनफी बी की दूसरी होगा तो इसका मतलब 12 की दूसरी मनफी एक्स की दूसरी हम यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 की दूसरी मनफी एक्स स्क्वायर मसावी है 8। अब देखिए ये मनफी का एक्स और ये जमा का एक्स कैंसल हो जाएगा, ये 12 और ये 12 जमा 12 कितना होता है, वो होता है 24। यहां लिख देंगे 24 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 12 का स्क्वायर होता है 144 माइनस और एक्स स्क्वायर एज इट इज होगा यहाँ पर इज इक्वल टू, ये आ गया 8। अब क्या करेंगे, सिंपल है, ये 144 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये बटे में है तो यहाँ पर जाकर वो क्या हो जाएगा, ज़र्ब में आ जाएगा। तो ये आएगा 36 इंटू ब्रैकेट 24 8 इंटू ब्रैकेट 144 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस 8 को इधर लेकर आएंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 36 इंटू 24। जब ये 8 इधर आएगा तो वो बटे में आएगा, बचेगा 144 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सिंपल है, 8 के टेबल में 24 या 36 आता है कि देखते हैं, 8 का 8 8 तिया 24 आता है। अब देखिए 36 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 3 6 तिया होता है, 18 के 8 हासिल आए 1, 3 तिया 9 और 1 10, ये 108 हो गया मसावी 144 मनफी एक्स की दूसरी। अब क्या करते हैं, सिंपल एक्स स्क्वायर को इधर लेकर आएंगे तो वो जमा का एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 108 को इधर लाएंगे तो वो मनफी का हो जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज 144 और ये जब इधर आएगा तो ये माइनस 108 हो जाएगा। सिंपल हमने क्या की, हमने सिर्फ एक्स स्क्वायर जो माइनस का था उसको इधर लेकर आए तो प्लस का हो गया, और 108 को इधर लाए तो वो जो प्लस का था वो माइनस का हो गया। अब यहाँ पे माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 144 में से 108 आपको माइनस करना है तो यहाँ पे 14 हो गया, 14 में से 8 अगर माइनस करेंगे तो ये आता है 6। उसके बाद यहाँ पर है 3, ये एज इट इज आएगा 3 और 1 में से 1 गया 0, तो सिंपल हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 36। तो हम इसको स्क्वायर रूट निकालते हैं तो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 36, और जब इसका स्क्वायर रूट निकाला जाएगा तो सिंपल है एक्स मसावी कितना हो गया, एक्स मसावी 6 हो गया। अब देखिए यहां पर एक्स मसावी 6 आ गया और हमने एक्स क्या फर्ज किया था, एक्स हमने फर्ज किया था
कि वो जो दरिया की जो रफ्तार है, वाटर करंट है, वो हमने एक्स सपोज किया था। तो सिंपल हमारा आंसर हमको यहाँ मिलता है, जो दरिया का जो वाटर करंट है, यानी दरिया की जो बहाव की जो रफ्तार है, वो 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार है। इतना ही आसान क्वेश्चन था, डिफिकल्ट नहीं है। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको स्पीड का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, रफ्तार का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। इसे एक बार फिर से देखिए, आप इसे खुद से एक बार रजिस्टर पर लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये आसान लगने लगेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, जो कि कुछ इस तरह से गिवन है। पिंटू टेक्स 6 days मोर देन दोज ऑफ निशु टू कंप्लीट सर्टेन वर्क। यानी कि एक काम है जहां पर पिंटू को 6 दिन ज्यादा लगते हैं निशु से एक काम को मुकम्मल करने के लिए। उर्दू में बस निशु की जगह पर शाहिद दिया हुआ है और पिंटू की जगह पर डेविड दिया हुआ है। अब देखिए, हमें नहीं पता कि निशु को कितना दिन लगता है, क्योंकि यहां ये बता रहा है कि पिंटू को निशु से 6 दिन ज्यादा लगते हैं। पहले हमें निशु ही नहीं पता, तो पिंटू कहां से हम बताएंगे। जब हमें नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, हम सपोज करेंगे, हम फर्ज करेंगे। क्या फर्ज करेंगे, तो यहां लाइन लिखेंगे हम यहां पर फर्ज की। सपोज निशु completes a work in X days। उर्दू में लिखेंगे यहां पर, फर्ज कीजिए शाहिद, क्योंकि निशु की जगह पर क्या है, शाहिद एक काम X दिन में करता है। उसके बाद जब ये X दिन में करता होगा तो जाहिर सी बात है पिंटू से 6 दिन ज्यादा लेता है। तो यहां पे हम लिखेंगे सो दैट पिंटू कंप्लीट्स सेम वर्क इन X + 6 days। सिंपल, क्योंकि इस निशु से कितना ज्यादा, 6 दिन ज्यादा, तो हम उसको ऐड कर लेंगे। उर्दू में भी उसी तरह से हम लिखेंगे, यहां लिखेंगे सो दैट डेविड वही काम X जमा 6 दिन में करता है। ये हो गया हमारा फर्ज की लाइन। अब क्या आगे कुछ इस तरह से सवाल के अंदर दिया हुआ है, इफ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इट इन 4 days। क्या बोल रहा है वो, अगर वो दोनों मिलकर काम करे, उसी काम को कितने दिन में खत्म कर रहे हो, 4 दिन में मुकम्मल करते हैं। अब इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, निशु का 4 दिन का काम और जो पिंटू है उसके 4 दिन का काम, दोनों काम को हमको मिलाना पड़ेगा और दोनों मिलाकर एक काम को दोनों 4 दिन में मुकम्मल कर रहे हैं। तो अब देखिए यहां पर X दिन की बात हो रही है, एक काम X दिन में कर रहा है। अब देखिए यहां पर अगर X दिन को 4 दिन में मैं डिवाइड कर दूं तो क्या होगा। जाहिर सी बात है, X का 1 दिन का काम मतलब 1/x होता है, 2 दिन का काम मतलब 2/x होता है, 3 दिन का काम मतलब 3/x होता है, और 4 दिन का मतलब 4/x होगा। उसी तरह से x जमा 6 का 1 दिन का काम मतलब 1/x जमा 6 होगा, 2 दिन का x जमा 2/x जमा 6 होगा, 3 दिन का 3/x जमा 6 होगा, और 4 दिन का x जमा 6 4/x जमा 6 इस तरह से होगा। तो यहां पर हमको और एक लाइन लिखनी होगी। क्या लिखना होगा, निशूज वर्क इन 4 days। मैंने कहा आपको 1 दिन का काम मतलब 1/x और 4 दिन का काम क्या हो जाएगा, 4/x हो जाएगा। उर्दू में भी लिखते हैं 4 दिन में शाहिद का काम मसावी, तो कितना हो जाएगा 4/x। देखो एक बार इंग्लिश में लिख रहा हूं, एक बार उर्दू में लिख रहा हूं आपके समझने के लिए। अब देखिए उसी तरह से अगर ये 4/x है तो फिर पिंटू का काम क्या हो जाएगा, पिंटूस वर्क इन 4 days। क्या हो जाएगा, देखो 1 दिन में x जमा 6 है तो 4 दिन में कितना हो जाएगा, 4/x जमा 6 हो जाएगा। उर्दू में भी लिखते हैं 4 दिन में डेविड का, क्योंकि डेविड लिखा हुआ है उर्दू में, डेविड का काम किसके मसावी होगा, वो होगा 4/x
x जमा 6 के मसावी होगा। अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यानी शर्त के मुताबिक। वो क्या कह रहा है, यहां लिखते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, शर्त के मुताबिक। क्या है शर्त के मुताबिक? दोनों का जो काम है, जब दोनों मिलकर करते हैं, यानी 4 दिन का जो हम काम करते हैं, एक काम मुकम्मल करते हैं, तो दोनों वो काम को 4 दिन में मुकम्मल करते हैं। तो जाहिर सी बात है, हम क्या करेंगे, 4/x लिखेंगे, यानी कि निशु के 4 दिन का काम जमा और ये पिंटूस के 4 दिन का काम, यानी 4/x जमा 6, ये दोनों मिलकर एक काम को मुकम्मल कर रहे हैं, यानी एक पूरा काम करते हैं। सिंपल है, देखो 4/x मतलब निशु का यानी कि शाहिद का 4 दिन का काम, और उसके बाद पिंटू के 4 दिन का यानी कि डेविड के 4 दिन का काम, दोनों के 4 दिन के काम मिलाकर वो एक काम को पूरा करते हैं। समझ में आ गया? इसके बाद क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब आसान हो गया हमारे लिए। अब देखिए यहां पर अगर कोई मुश्तरक निकलता है तो यहाँ 4 है, यहाँ पे 4 है, तो कॉमन निकलता है, 4 को बाहर निकालेंगे तो 4 जैसे ही बाहर निकला, क्या बचा हमारे पास, यहाँ 1 बचा, 1/x जमा, यहां से भी गया तो ये बचा 1/x जमा 6। देखो पिछले क्वेश्चन की तरह अब हमारे पास इक्वेशन मिल रही है। अब क्या करेंगे, अब इसे फिर से हमको इनके डिनोमिनेटर यानी कि नसब नुमा अलग अलग है, तो हम तिरछा जर्ब करेंगे। x जमा 6 को 1 से, x को इस 1 से, और इस x को इस नीचे x जमा 6 से जर्ब करके हम इस कसर को, फ्रैक्शन को हल करेंगे। तो ये हो जाएगा 4 हौस में इस 1 से जर्ब करने पर ये हो जाएगा x जमा 6 जमा इस x को 1 से जर्ब करने पर ये x हो जाएगा बटे ये x, क्योंकि इस पूरे ब्रैकेट से जर्ब करना है इसलिए x जमा 6 यहां लिखना होगा, ब्रैकेट क्लोज, मसावी 1। अब देखिए ये x और x कितना हो जाएगा, ये 2x हो। तो अब सॉल्व करते हैं, ये 4, उसके बाद ये x और ये x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x जमा 6 बटे, अब इस x को पूरे ब्रैकेट से जर्ब करेंगे तो ये x और ये x क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, प्लस इस x को 6 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 1। देखिए x² प्लस 6x इधर जाएगा, जर्ब में चला जाएगा, तो क्या बचेगा, ये बचेगा 4, ये खौस में 2x जमा 6 ये एज इट इज, ये जो x² प्लस 6x को 1 से जर्ब करें तो क्या हो जाएगा, सेम वही रहेगा, x² प्लस 6x, कुछ तब्दीली नहीं होगी। अब देखिए क्या होगा, अब 4 को 2 से हम जर्ब करेंगे तो हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 दूनी ये 8x जमा 4 छके ये हो जाएगा 24 इज इक्वल टू x² प्लस 6x। सिंपल हो गया, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है। देखो 8x जमा 24 को इधर भेजेंगे तो जाकर उधर मनफी हो जाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, मतलब सिफर बचेगा। इसको पहले एज इट इज लिखते हैं, x² प्लस 6x। देखिए 8x इधर आएगा तो मनफी 8x हो जाएगा, और ये जमा के 24 इधर आएगा तो ये भी मनफी 24 हो जाएगा। इसको हम तरीके से लिखते हैं, पहले इसको लिखते हैं x² प्लस 6x माइनस 8x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये हल होता है, क्योंकि x और x की पावर एक जैसी है, जमा मनफी मनफी होता है, तो ये हो जाएगा x²। देखिए 8 में से 6 के, लेकिन मनफी की अलामत है बड़े अदद को, इसलिए मनफी के यहाँ पर 2x हो जाएगा, मनफी 24 मसावी 0। अब बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुरब्बे मसावत। अब क्या करेंगे, इसे हम वही फैक्टराइजेशन मेथड से यानी अज़ा ज़रबी के तरीके से हल करेंगे। तो क्या करते हैं हम, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 को मनफी 24 से जर्ब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मनफी 24 ही होगा, तो यहाँ लिखता हूं मैं मनफी 24। अब क्या करेंगे, मनफी 24 के ऐसे 2 फैक्टर हमें ढूंढना है जिसका जर्ब करने पर मनफी 24 आए और जमा या मनफी करने पर मनफी 2 आए। सिंपल है, 6 4 जा 6 चौक 24 होता है। देखिए 6 चौक 24 होता है, लेकिन हमें मनफी के 24 चाहिए और यहाँ पर मनफी के 2 चाहिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, बड़े अदद को मनफी लगाएंगे, क्यों, तो 6 में से 4 गए तो जो बड़े अदद की अलामत होती है वही जवाब की अलामत होती है, तो 6 में से 4 गए तो ये मनफी 2 आ गया, और 6 चौक 24 यानी 6 4 जा ये 24 माइनस के आ गया, हो गया, हमको फैक्टर मिल गए हैं। अब क्या करते हैं, हम यहाँ मनफी 2 को हटाते हैं और इसको लिखते हैं, तो ये हो जाएगा x² माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। देखिए अब ये कॉमन निकालेंगे, हमको 2 पेयर मिल गए, यहाँ x है, यहाँ पर भी x है, तो x कॉमन निकलेगा, तो बचेगा सिर्फ यहाँ पर x माइनस, और यहाँ पर बचेगा 6। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस 4 है, और 4 के टेबल में 24 भी आता है, तो हम 4 कॉमन निकालेंगे, तो ये x एज इट इज x माइनस माइनस होता है, और 4 छके 24 होता है इज इक्वल टू 0।
अब यहां पर भी देखिए ये और ये एक जैसे, इसलिए मुश्तरक निकालेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 6, और जो बच गया है तो क्या बचा है x जमा 4 मसावी, ये हो गया सिफर। अब जब इस तरह की कंडीशन होगी तो हमको पता है कि दोनों में से किसी एक के मसावी सिफर होगा, तो x मनफी 6 मसावी सिफर या x जमा 4 मसावी सिफर। तो ये x मसावी जब मनफी 6 हो जाएगा तो जमा के 6 हो जाएगा, या x मसावी मनफी के 4। अब देखिए यहां पर हमने x क्या सपोज किया था, x सपोज किया था कि निशु एक दिन, निशु को जो काम करता है वो कंप्लीट करता है, तो हमने x दिन में हमने सपोज किए थे। अब देखिए यहां पर काम मनफी में होता है क्या, मनफी दिन में कुछ हम काम ऐसा कर सकते हैं क्या, नहीं। तो जवाब कौन सा सही है उसका, यहां पर 6 सही है। तो हम यहां पर आंसर लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम यहां पर, सिंपल है, निशूज वर्क, निशूज कंप्लीट अ वर्क इन 6 days, क्योंकि x आया हमारा, इसका मतलब 6 days। उर्दू में हम लिखेंगे यहां पर, शाहिद एक काम को 6 दिन में करता है। यह हो गया निशु का काम, लेकिन साथ ही साथ हमको किसका भी लिखना है, हमें पिंटू का भी लिखना है, सो दैट पिंटू कंप्लीट्स, यानी उर्दू में भी यहां पे मैं शॉर्ट में लिखता हूं, डेविड वही काम। देखो हमने क्या सब, जब ये 6 दिन में कर रहा है यानी x दिन में कर रहा है, तो x जमा हमने 6 इस तरह से सपोज किया था, x कितना है हमारा 6 आया, तो 6 जमा 6, 6 जमा 6 कितना होता है 12। तो हो गया आसान। यहां पर निशु को जो काम करता है वो काम 6 दिन में करता है, और सेम वही काम को जो पिंटू है, डेविड है, वो 12 दिन में करता है। इतना ही आसान क्वेश्चन था, इसे भी आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। जब भी इस तरह के काम के लिए सवाल आता है तो आपको ये समझना होता है कि अगर कोई काम x दिन में हो रहा है, उसी को हम अगर उसको डिवाइड करें 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, तो हम उसको क्या करते हैं, कसर की सूरत में लिखते हैं, 1/x लिखते हैं। 1 दिन का काम, 2 दिन का काम 2/x लिखते हैं, 3 दिन का काम 3/x लिखते हैं। बस ये आपको समझना जरूरी होता है। इसको आप देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें मालूम होना जरूरी है। देखिए डिवाइजर क्या होता है यानी मखसूम अलैह क्या होता है, क्वोशंट क्या है, डिविडेंड क्या है यानी मखसूम क्या है, और रिमाइंडर क्या होता है, क्योंकि इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। देखिए डिवाइजर क्या होता है, डिवाइजर यानी मखसूम अलैह, वो अदद जिससे हम किसी अदद को तकसीम करते हैं यानी कि डिवाइड करते हैं, उसको डिविजर कहते हैं यानी कि मखसूम अलैह कहते हैं। उसके बाद डिविडेंड क्या होता है यानी मखसूम जिसे हम कहते हैं, डिविडेंड जिसको तकसीम किया जाता है यानी कि जिसको हम तकसीम कर रहे हैं उसे हम डिविडेंड यानी कि मखसूम कहते हैं। और जब तकसीम करने के बाद जो जवाब आता है, जो आंसर आता है, उसे क्वोशंट कहा जाता है, खारिज किस्मत उर्दू में हम कहते हैं। और जो बच जाता है उसे हम रिमाइंडर कहते हैं यानी बाकी कहते हैं। इसी पर बेस्ड एक फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। वो फॉर्मूला क्या है, मैं दोनों में भी लिख कर देता हूं आपको। वो फॉर्मूला है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। उर्दू में मखसूम मसावी है मखसूम अलैह ज़र्ब खारिज किस्मत जमा बाकी। ये आपको पता होना जरूरी है, तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। आप आराम से देख लीजिए, डिविजर क्या होता है, क्वोशंट क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है, और ये फॉर्मूला, क्योंकि इसी पर बेस्ड हम क्या करने वाले, कंडीशन बनाने वाले हैं। क्वेश्चन बनाएंगे और उसी क्वेश्चन बनाकर हम उसे हल करेंगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, समझते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, यानी क्या बोल रहा है कि अगर कोई 460 नंबर है उसको एक तबई अदद से तकसीम किया जाए तो क्या होता है। क्वेश्चन इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिविजर एंड रिमाइंडर इज 1।
वो क्या कह रहा है, अगर 460 को एक तबादले से तकसीम कर दिया जाए तो जो खारिजी किस्मत है, ये जो खारिजी किस्मत है वो मखसूम अलैह का, यानी कि ये मखसूम अलैह का कितना होता है, 5 गुना से 6 ज्यादा होता है। अब मुझे बताइए आपको मखसूम अलैह पता है क्या, डिवीजर क्या है पता है क्या? तो हम सबसे पहले वही करने वाले, डिवीजर हम सपोज करेंगे, मखसूम अलैह हम x सपोज करेंगे, और बाकी कितना रहता है बोल रहा है वो 1 रहता है। तो आपको क्या पता करना है, आपको मखसूम अलैह और खारिजी किस्मत कितना है वो पता करना है। बहुत आसान है। देखिए हमको ये नहीं, वो बोल रहा है कि कोशेंट डिविजर से, यानी कि खारिजी किस्मत मखसूम अलैह से 6, मखसूम अलैह से कितना ज्यादा है, उसके 5 गुना से, 5 टाइम्स से 6 ज्यादा है, 6 ज्यादा है वो। अब हमें यही नहीं पता मखसूम अलैह क्या है, तो हम वही करने जा रहे हैं। सपोज करेंगे, फर्ज करेंगे कि मखसूम अलैह क्या है, x है, और उसके बाद हम कंडीशन बनाएंगे। सपोज डिविजर इज इक्वल टू x, यानी फर्ज कीजिए मखसूम अलैह कितना है, वो x है। अब देखिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा फिर, यानी कि खारिजी किस्मत। वो क्या कह रहा है, ये जो खारिजी किस्मत है वो डिविजर का, यानी मखसूम अलैह का 5 टाइम्स, यानी 5 गुना से, मतलब x है, इसका 5 गुना मतलब 5x, कितना ज्यादा है, जमा 6, यानी 6 ज्यादा है। तो ये इक्वेशन बनेगी। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 5x प्लस 6 हो जाएगा। फिर बाकी तो सारी चीजें हमारे पास दी हुई है। डिविडेंड है, कितना है डिविडेंड हमारे पास गिवन, वो है 460 है, और रिमाइंडर, यानी डिविडेंड को हम क्या कहते हैं, मखसूम कहते हैं, और रिमाइंडर यानी कि बाकी, वो कितना गिवन है हमारे पास, 1 है। अब देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, हमने ये तो बना दिया, फर्ज कर लिया, लेकिन मैंने कहा आपको जब तक आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तब तक आप इसको हल नहीं कर सकते। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, अभी मैंने आपको लिखा के दिया, वो फॉर्मूला है, शॉर्ट में लिखता हूं, लिख देंगे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। उर्दू में मखसूम मसावी है मखसूम अलैह ज़र्ब खारिज किस्मत जमा बाकी। चलो आप इस फॉर्मूले में इन सारी चीजों को रखते हैं। डिविडेंड कितना है हमारा, डिविडेंड हमारे पास 460 है, तो लिखिए यहां 460, यानी मखसूम मसावी, डिवाइजर कितना है वो हमने एक सपोज किया हुआ है, ज़र्ब हम खौस में लिखते हैं, क्वेश्चन यानी ये हमारे पास पूरा है 5x प्लस 6 प्लस, और बाकी कितना है रिमाइंडर, वो है 1। सिंपल है, इसको हम हल करते हैं, हमारे पास जवाब हमको मिल जाएगा। ये हो जाएगा 460 इज इक्वल टू, इस x को पूरे ब्रैकेट से ज़र्ब कीजिए तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस x को 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 1। अब देखिए क्या करेंगे हम, इस 460 को उधर भेजेंगे तो यहां कुछ नहीं बचेगा, मतलब सिफर होगा, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ये इधर आ जाएगा तो ये माइनस 460 हो जाएगा। अब देखिए पहले इसको लिखते हैं, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 6x। अब देखिए 460 में से एक माइनस करना है, जमा मनफी मनफी होता है तो कितना हो जाएगा, मनफी के 459, क्योंकि बड़ा अदद मनफी का इसलिए जवाब भी मनफी का होगा, मसावी सिफर। अब देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, मुरब्बई मसावत बन गई, लेकिन यहां पर देखिए इस मुरब्बई मसावत को हल करना है तो क्या ये आसान होगा हमारे लिए कि ये 5 को हम इससे ज़र्ब करें और फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके फैक्टर निकालें, ये हमारे लिए डिफिकल्ट होगा। लेकिन डरने की बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के और 2 तरीके हैं, तो हम इसमें से कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला मेथड इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे लिए आसान होगा। तो अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेंगे, फॉर्मूला मेथड से हल करेंगे। तो फॉर्मूला मेथड से हल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। इस इक्वेशन क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर विथ, मवाजना करने पर, किससे मवाजना करना पड़ेगा, एक्स वाली इक्वेशन है तो हम क्या लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसकी वजह से हमें ए मालूम हो जाएगा। ए कितना है, ए मसावी ये 5 है, क्योंकि एक्स के स्क्वायर में जो नंबर होता है वो ए होता है। बी क्या है हमारे पास, बी यहाँ पर ये 6 है,
और सी कितना है हमारे पास, सी यहाँ पर कांस्टेंट नंबर -459 इस तरह से गिवन है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बी की दूसरी -4ac मालूम करेंगे और उसके बाद फॉर्मूले में रखेंगे। तो बी की दूसरी -4ac, बी स्क्वायर क्या है हमारे पास, बी की वैल्यू 6 है तो हम यहाँ लिखेंगे 6 का स्क्वायर, उसके बाद -4 इंटू ए कितना है हमारे पास, ए यहाँ पर 5 है इंटू और सी कितना है, वो सीधे वाले -459। इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 6 का स्क्वायर 36 होता है, उसके बाद ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 चौक 20, उसके बाद ज़र्ब 459। इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं, ये 36 हो जाएगा, प्लस पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 के 8 हासिला 1, 5 दूनी 10 और 11 का 1 हासिला 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और जो ये सिफर बचा हुआ है। उसके बाद हम ऐड करते हैं, ये ऐड करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 8 9 10 11 का 1 हासिला 1 और 1 ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9216। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूले में इसको रखते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला x मसावी मनफी b जमा मनफी जजर में b की दूसरी -4ac बटे 2a, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब क्या करते हैं, फॉर्मूले में रखते हैं b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 है तो ये -6 आ गया, जमा मनफी जजर में 9 2 1 6 बटे 2, a की वैल्यू कितनी है वो है 5 तो यहाँ पे लिख देंगे 5। उसके बाद मसावी -6 जमा मनफी, अब देखिए 9216 ये किसी का स्क्वायर रूट है तो किसका है, तो आप देख सकते हो ये 96 का स्क्वायर रूट है, डिवाइड बाय 5 2 यानी 5 दूनी ये हो गया 10। अब क्या करेंगे, हम अलग अलग कर देंगे, एक बार जमा का करेंगे और एक बार मनफी का करेंगे। तो ये हो जाएगा -6 जमा 96, एक बार प्लस का हो गया 10 x मसावी, या हम यहाँ लिख सकते हैं x मसावी है -6 9 बटे 10। इसको सॉल्व कीजिए तो ये x मसावी आ गया। देखो यहाँ पर 96 में से 6 माइनस करना है, मनफी जमा मनफी होता है तो 6 9 में से 6 गए तो बच गया 90 बटे ये आ गया 10, या उसके बाद ये 6 मनफी जमा होता है तो 6 9 में 6 आपको मिलाएंगे तो आप कितना हो जाएगा, ये x मसावी ये 6 12 के 2 हासिला 1 9 और 1 10 हो गया, तो ये मनफी के 102 होगा बटे 10। इसको सॉल्व कीजिए तो ये सिफर 10 का 10 10 9 9 तो x मसावी कितना आ गया, ये 9 आ गया, या x मसावी ये सिफर हटाएंगे तो अशारिया यहाँ पर लग जाएगा, ये हो जाएगा -10.2। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सवाल में दिया हुआ है कि 460 को एक तबई अदद से, नेचुरल नंबर जो कि हमने डिविजर x सपोज किया हुआ है, नेचुरल नंबर कभी भी मनफी में नहीं होता है, तो हमारा नेचुरल नंबर क्या होगा फिर, x मसावी 9 होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं जो डिविजर है हमारा, डिविजर यानी कि मकसूम अलय, वो क्या हो जाएगा, मकसूम अलय हमने क्या सपोज करे थे x, और x कितना आ गया, वो आ गया 9। अब हमें सिर्फ मकसूम अलय नहीं खारिजी किस्मत भी पता करना है। यहाँ लिखेंगे हम कोएफिशिएंट q यानी कि खारिजी किस्मत। खारिजी किस्मत क्या था, वो था 5x + 6। अब देखिए x कितना आ गया, वो 9 आ गया, तो 5 ज़र्ब 9 जमा 6, 9 पंजे ये हो गया 45 जमा 6, और 45 में 6 मिलाए तो ये हो गया 51। इस तरह से हमारे पास डिविजर और कोएफिशिएंट आ गया। देखो मैं कह रहा हूं आपको, इस सवाल को करने के लिए आपको वो ज़ाब्ता याद रहना ज़रूरी है। ये ज़ाब्ता, अगर आपको ये ज़ाब्ता पता है तो ही आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। इसलिए आप क्या कीजिए, इस ज़ाब्ते को याद कर लीजिए और इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो इसी ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके कंडीशन में आपको क्वेश्चन बनाकर हल करना होता है। तो अब चलिए चलते इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, जो कि एक्टिविटी के फॉर्म में आपको गिवन है। यहाँ पर आपको एक डायग्राम नजर आ रही है, ये ट्रेपेजियम है यानी जुजनखा है। जुजनखा किसे कहते हैं, जिसकी किसी एक जिले की जोड़ी मुतवाजी हो, ऐसी शक्ल जिसमें एक जिले की जोड़ी कैसी हो, मुतवाजी हो। तो यहाँ पर ए बी और ये सी डी के एक दूसरे के से मुतवाजी है। और दूसरी बात, अब हम यहाँ पर एक एक्टिविटी के फॉर्म में ये क्वेश्चन गिवन है, लेकिन हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर आपको
उसका रकबा दिया हुआ है, ट्रेपेजियम का यानी कि सुजनखा का रकबा दिया हुआ है, वो है 33 स्क्वायर सेंटीमीटर यानी मुरब्बा सम। आपको क्या करना है, इसका हर एक जिला आपको पता करना है। देखिए यहां पर x-2, ये सी भी कितना है, x-2 है, तो ये और ये एडी दोनों कैसे हैं, ये कॉन्ग्रेंट है। यहाँ पे इस निशान के जरिए आप समझ सकते हो दोनों एक दूसरे कॉन्ग्रेंट हैं। अगर आपको सी भी पता हो जाएगा तो एडी अपने आप आपको पता हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर ए बी एक्स सपोज किया गया है, जिसकी बाद अब आप देख सकते हो सी डी कितना है, 2x जमा 1 है। तो आपको क्या करना है, एक्स मालूम करना है। जैसे एक्स आप पता कर लोगे तो आपको सारे जिले की लंबाई मालूम हो जाएगी। कैसे करना है, तो सिंपल है, आपको फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा। यहां पर पहले हम लिखेंगे कि क्वाड्रिलैटरल ABCD इज ए ट्रेपेजियम। AB इज पैरेलल टू CD। उर्दू में लिखेंगे कि ज़ोरबतल अज़ला ABCD क्या है, एक जुज़नखा है। कैसे पहचाने हमने, क्योंकि AB मुतवाजी है CD के। उसके बाद हम क्या करेंगे, जाब्ते का इस्तेमाल करेंगे, रकबे का जाब्ता क्या है, तो आपको पता है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD यानी जुज़नखा का रकबा का जो जाब्ता है वो मसावी होता है, वो 1/2, और जो दो मुतवाजी जो जिले है उनकी जमा ABCD, क्योंकि AB और CD क्या है, मुतवाजी है, ज़र्ब ऊंचाई। अब ऊंचाई, अब आप इस डायग्राम में देख सकते हो ऊंचाई किसे कहते हैं, तो ऊंचाई ये AM है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर AM लिखेंगे। अब यहाँ पर आपके किताब के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर खाली जगह दी हुई है, तो आपको वहां पर AM फिल करना है। उसके बाद क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। तो ABCD कितना गिवन है, तो ABCD यहाँ पे 33 है, तो यहाँ लिख देंगे हम 33 मसावी है 1/2। उसके बाद AB कितना है, तो आप देख सकते हो AB सवाल के अंदर x दिया हुआ है, और CD कितना है, वो है 2x जमा 1 ज़र्ब AM। अब देखिए शक्ल के अंदर AM कितना है, तो AM यहाँ आप देख सकते हैं x-4 है। तो आप सवाल के अंदर आप देख सकते हो एक्टिविटी के अंदर यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ लिखना है x-4, आप ऐसा लिख सकते हो। आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए 2 को उधर भेजिए तो ये ज़र्ब में चला जाएगा, तो ये 33 × 2 हो जाएगा इज इक्वल टू ये x और ये x कितना हो जाएगा, ये 3x + 1 हो जाएगा। और यहाँ ज़र्ब की अलामत है तो उसको हम खौस में लिख सकते हैं x-4। अब क्या करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। आपकी किताब में ये एक्टिविटी के फॉर्म में गिवन है, लेकिन हम इसको पूरा सॉल्व कर रहे हैं। 33 2 कितना होता है, ये 66 होता है इज इक्वल टू ये 3x को x से ज़र्ब करेंगे, फिर 3x को 4 से ज़र्ब करेंगे, फिर 1 को x से और 1 को -4 से ज़र्ब करेंगे। एक स्टेप लिखते हैं, ये हो जाएगा 3x, इस पूरे ब्रैकेट को ज़र्ब करेंगे तो ये हो जाएगा x-4। उसके बाद जमा 1 से फिर से इस पूरे ब्रैकेट को ज़र्ब करना है x-4, तो क्या होता है, ये हो गया 66 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3x और ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये -3 4 12 और ये हो गया x। उसके बाद ये +1x, ये x हो जाएगा, ये -4 1 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 66 इज इक्वल टू ये 3x स्क्वायर। देखिए ये x और x इसकी पावर एक जैसी है, इसलिए यह मनफी जमा मनफी होगा। 12 में से एक x चला गया तो ये कितना हो गया, -11x। उसके बाद ये -4। अब क्या करेंगे, 66 को इधर भेजेंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब सिफर बचा। 3x स्क्वायर -11x -4, ये 66 इधर आकर क्या हो जाएगा, -66 हो जाएगा। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू कितना रह गया अब हमारे पास, ये बचेगा 3x स्क्वायर -11x। देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 66 में 4 ऐड कर ले तो -70 हो गया। इसको आप तरीके से लिखते हैं, पहले इसको लिखते हैं उसके बाद 0 लिखें। देखिए अब इसको सॉल्व करते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम इसे फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके हल कर सकते हैं। ये 3 को 70 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 3 21 और ये सिफर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 210। माइनस है इसलिए माइनस लिखेंगे। अब आपको ऐसे दो फैक्टर ढूंढना है जिसका मल्टीप्लिकेशन 210 आए और जमा या मनफी करने पर -11 आए। तो सिंपल है, यहाँ पर हम 21 10 लिख सकते हैं। देखिए ना, 21 दा है कितना हो जाएगा, 21 दा है 210 हो जाएगा, और 21 में से 10 गए तो 11 होता है। लेकिन हमको -11 चाहिए तो हम यहाँ बड़े अदद को मनफी लगाएंगे। तो आप देखिए 21 में से 10 गए तो यहाँ पर मनफी के 11 बचता है। तो अब -11x को हटाकर हम ये लिखेंगे तो ये बच जाएगा 3x स्क्वायर -11x
10x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास दो जोड़ियां मिल गई, इसमें से हम कॉमन लेंगे, मुश्तरक निकालेंगे। यहाँ x है, यहाँ पर भी x है, तो x कॉमन निकलेगा। यहाँ 3 है और यहाँ 21 है। 3 के टेबल में 21 आता है क्या? तो आता है। अगर टेबल में आता है, पहाड़े में आता है, तो हम उसको मुश्तरक लेते हैं, तो ये 3 भी मुश्तरक निकलेगा। क्या बचेगा? यहाँ x बचेगा, मनफी 3 सते 21 होता है, ये आ गया इस तरह से। फिर जमा, उसके बाद यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, इसलिए x कॉमन नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ पर 10 है और 10 के टेबल में 70 आता है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ 10 मुश्तरक निकालेंगे। उसके बाद यहाँ x बचा, उसके बाद जमा मनफी, मनफी होता है 10 सते 70 इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों एक जैसे आ गए, तो हम फिर से एक बार कॉमन लेंगे, x मनफी 7 और दूसरे उसमें क्या बचा? ये 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर इस तरह से दिया हुआ है तो हमको पता है ये x मनफी 7 मसावी सिफर के होगा, या फिर 3x प्लस 10 मसावी सिफर के होगा। उसके बाद x मसावी मनफी 7 को जब उधर भेजेंगे तो प्लस 7 होगा, या ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू माइनस 10। x मसावी 7 ही रहेगा, या यहाँ x मसावी माइनस 10/3। और उसको अगर सॉल्व करें तो अशारे में जवाब आता है। लेकिन देखिए यहाँ पर आगे सॉल्व नहीं करेंगे हम, क्यों? तो हमको पता है कि जो लंबाई होती है वो माइनस में नहीं होती है, जो लेंथ होती है नेगेटिव में कभी नहीं होती है। तो इसका जो जवाब है वो x इज इक्वल टू 7 ही है। x कितना आ गया? 7 आ गया। तो आंसर हमारा हो गया है। अब देखिए ए बी, हमको चारों जिलों में मालूम करना है। ए बी क्या है? ए बी x है और x कितना आया हमारा? 7 आया। उसके बाद हम क्या मालूम करेंगे? उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर सी डी। सी डी कितना है? तो सी डी यहाँ पर दिया हुआ है 2x जमा 1, तो x की जगह पर हम क्या करेंगे? 7 रखेंगे, तो ये आ गया 7 जमा 1, तो कितना हो गया? 7 दूनी 14 जमा 1, तो आ गया यहाँ पे 14 और 1 15। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम आगे, अब देखिए यहाँ पर हमको BC, अब ये BC और ये AD दोनों कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हम दोनों को एक दूसरे के मसावी लिखेंगे। और वो कितना है? x मनफी 2 है, तो x कितना है? 7 मनफी 2, 7 में से 2 गए तो कितना बचता है? 5। तो हमारे पास हम देख सकते हैं यहाँ पर AB हमारे पास 7 है, CD 15 है, और BC और AD कितना आया? 5 है। ये इतनी सिंपल एक्टिविटी थी। आपको क्या करना है? उस एक्टिविटी को समझना है, और आप किताब में की भी एक्टिविटी देख लीजिए, और जहाँ पर खाली जगह है वहाँ पे आप फिल इन द ब्लैंक्स की सूरत में भी लिख सकते हैं। लेकिन बेस्ट ये है कि आप इस पूरे सवाल को जिस तरह से अभी हमने हल किया उसको उसी तरह से हल कीजिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो इस तरह से हमारी यहाँ एक्सरसाइज खत्म होती है। अब चलते कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो ये है कुछ आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस, बहुत आसान है। इन क्वेश्चंस को आपको पहले पढ़कर अच्छे से समझना है, और उसके बाद आपको इक्वेशंस फॉर्म करनी है। जिस तरह से हमने इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व किए उसी तरह से आपको करना है। इसे सॉल्व कीजिए, और इसके जो आंसर्स आएंगे उसे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ताकि पता चले कि आपके क्वेश्चन सही है या गलत है। इसी तरह से ई तालीम चैनल के वीडियोस को देखते रहिए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सबका फायदा हो सके। थैंक यू सो मच।